हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं क्रोफिजियोलॉजी के बारे में। फंडामेंटल ऑफ क्रोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का ये है सब्जेक्ट। इसको पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए सभी, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपको यही पता है कि ये 50 नंबर का है और आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ये प्रीवियस पेपर इसलिए सोल्व करा रहा हूँ ताकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप पेपर कैसे आता है, ये पेपर कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे छोटे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले एक क्वेश्चन है, डिफ्यूजन क्या होता है या विसरण किसे कहते हैं, ओके। लिटरली अगर इसकी मीनिंग मैं आपको बताऊं, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एकदम एक्सचेंज होते हैं, जाते हैं, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी अधिक आर्द्रता से कम सांद्रता की ओर जो बहने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर कराता हूँ। ये देखिए डेफिनेशन लिखा है स्टूडेंट, डिफ्यूजन इज अ मोमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ओके। यानी कि डिफ्यूजन एक मोमेंट होते हैं और एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो हायर एरिया से लो एरिया की ओर बहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन ये लिक्विड या गैस कैसे हो सकता है? डिफ्यूजन तो लिक्विड हो सकता है या फिर गैस फॉर्म में हो सकता है। दे पर्टिकुलर मूव द रैंडमली फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ओके। डिफ्यूजन जो घटित होता है वो जो लिक्विड होता है, यानी तरल या गैसेस होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो पर्टिकुलर्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता है कि कहीं से भी, ऐसा नहीं कि वो सीक्वेंस में बहेंगे, नहीं, किधर से भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक रैंडमली वो रिप्लेस हो सकते हैं। उसके बाद आगे ये डेफिनेशन क्लियर है, आप इसको यहाँ से लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, यही पूछा गया था वहाँ पर। आप इसको इतना लिख देते कि भाई एक डिफ्यूजन एक मूवमेंट होती है जहाँ जो सब्सटेंस होते हैं वे हायर एरिया से और लोअर एरिया की तरफ बहती हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन की बात करें तो ये एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन में आपको परफ्यूम का आपने नाम सुना होगा। परफ्यूम सुना है किसी ने परफ्यूम का नाम? तो परफ्यूम जो होता है वो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है। A drop of food coloring diffused throughout the water in the gas so that eventually the enter the glass will be colored, okay। अगर आप पानी के एक बूंद में पानी के गिलास में अगर आप एक बूंद किसी कलर की डालते हो तो पूरा का पूरा वो वाटर क्या होता है, पानी ही हो जाता है। मतलब वो वाटर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके पास एक गिलास है और उसमें वाटर भरा हुआ है और आपने उसमें कुछ कलर डाल दिया, ज़रा सा कलर डाला, थोड़ा सा कलर डाला, और देखना थोड़ी देर के बाद वो कलर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वाटर पूरा रेड कलर का हो जाता है। दैट इज डिफ्यूजन, ओके। तो आप इसे एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। यदि नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखो मैंने यहाँ पर हिंदी में भी डेफिनेशन बता दिया है स्टूडेंट, ठीक है। जो अधिक एरिया से या कम सांद्रता की ओर, यानी कि जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो बहता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जो परफ्यूम होता है वो एग्जाम्पल होता है परफ्यूम, ठीक है। हमने यही मैंने एक एग्जाम्पल बताया वाटर वाला, तो इसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फोटो पीरियडिज्म। देखो फोटो पीरियडिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ क्रोफिजियोलॉजी, ठीक है। फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? जब किसी प्लांट्स को हम क्लासिफाइड करते हैं तो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बोटानिकल, ऑन द बेसिस ऑफ सोविंग सीजन, तो ऐसे भी करते हैं। लेकिन एक पॉइंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट उसे हम फोटो पीरियडिज्म के में डिफाइन करते हैं। फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? फोटो पीरियडिज्म का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जो हमारा प्लांट्स हैं या जो हमारी फसल हैं वे ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, यानी कि उनको प्रकाश चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश चाहिए होता है ना। तो जब हमारा प्लांट्स प्रकाश की तरफ, यानी प्रकाश की वे में हम रेस्पॉन्स करता है तो उसे हम फोटो पीरियडिज्म के नाम से जानते हैं।
ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया छोटी सी कि भाई जो कोई प्लांट होता है प्रकाश के प्रति जो भी उसकी रिएक्शन या रेस्पॉन्स होता है उसे हम फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। फोटोपीरियडिज्म भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और आपका डिन्यूटेड प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे पौधे जिनको या ऐसे प्लांट जिनको 24 घंटे में 8 से 10 घंटा प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। लॉन्ग डे प्लांट उन्हें कहते हैं जिनको 24 घंटे में प्रकाश की 12 या 13 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। DNP डे न्यूट्रल प्लांट उसको बोलते हैं जिनको प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ऐसे पौधे जिनको नॉट रिक्वायर द लाइट, ओके, प्रकाश की जिनको आवश्यकता नहीं होती उन्हें डे न्यूट्रल प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का होता है फोटोपीरियडिज्म, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे की मैंने डेफिनेशन बताई आपको, लॉन्ग डे की डेफिनेशन बता दी और DNP की डी न्यूट्रल प्लांट्स की मैंने डेफिनेशन आपको बताई। अब बात आती है फोटोपीरियडिज्म, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, बट इसकी मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बता दी है। देखो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, ये आपका लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि कोई भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को फॉलो करेगा, कोई भी एग्ज़ाम आपके चाहे 20 में हो चाहे कभी भी हो, जो भी विद्यार्थी मेरी वीडियो को अच्छे से फॉलो करेगा, नोट्स बनाएगा, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करेगा, जिस वे में मैं बताता हूँ अगर वो इस वे में याद करता है तो वो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर का हो स्टूडेंट हो वो, लेकिन उसको ये है कि जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हम 20% पढ़ाते हैं कि आपके 80% नंबर आए, तो इस बात का रखें ध्यान कि आपको 20% तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है फोटोपीरियडिज्म। ये हिंदी में भी देखो फोटोपीरियडिज्म, और हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक ही है। मैं यहाँ पर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं हिंदी नहीं लाऊंगा बिल्कुल कि यहाँ पर हिंदी पढ़ा दूंगा बिल्कुल, आप इंग्लिश पढ़िए। ठीक है, और उसमें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ देख लेना, आपको वो हिंदी से भी ईजी लगेगी। फोटोपीरियडिज्म का मतलब होता है फोटोपीरियडिज्म सम टोटल ऑफ प्लांट, ओके, सम टोटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्ड टू द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। ओके, जब प्रकाश रिसीव होता है तो जो प्लांट्स होते हैं वे कुल मिला के क्या रेस्पॉन्स देते हैं, किसके समय, प्रकाश के समय, या तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। फोटोपीरियडिज्म इज द सम टोटल ऑफ प्लांट, सभी प्लांट्स का टोटल की बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्ड टू ड्यूरेशन द लाइट रिसीव, जब उनको प्रकाश रिसीव होता है तो उस समय में फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। मैंने भी पहले बताया था कि रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट इन द लाइट, ओके, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट इन द लाइट, तो उसे हम फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं। डे लेंथ में इसको हम मेजर करते हैं, डे लेंथ का मतलब होता है पूरे दिन में जितना ही प्रकाश आया। ठीक है, ये फोटोपीरियडिज्म द डिफरेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट रेस्पॉन्ड टू द लाइट स्टिमुली, फॉर द एग्जांपल शूट्स बैंड टुवर्ड्स द लाइट वे, जबकि रूट्स बैंड अवे फ्रॉम इट। ओके, फोटोपीरियडिज्म हैज नो कोरिलेशन विद द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो यह कह रहा है कि जो फोटोपीरियडिज्म है वो डिफरेंटल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट के अलग अलग ग्रोथ के लिए ये होता है। ठीक है, रेस्पॉन्स करता है। तो ये आगे हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, ये इसका ज़रूरी क्यों है, ये इसको फोटोपीरियडिज्म का इम्पोर्टेंट क्या है, आगे आपसे लोग पूछा जा सकता है, हो सकता है कि अब की बार आपसे ये पूछ ले फोटोपीरियडिज्म जो होता है इसका क्या महत्व है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लावरिंग के लिए है ये, इट हैज़ द सिग्निफिकेंट रोल इन द, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। बर्ड डोरमेंसी के लिए ये है। कंट्रोल ऑफ वेजिटेटिव ट्रीट, जो वेजिटेटिव ट्रीट वगैरह होती हैं उससे कंट्रोल करता है। ट्यूबराइजेशन प्लांट के अंदर ट्यूबराइजेशन होता है। बल्ब का फॉर्मेशन होता है, हमने प्याज वगैरह देखा होगा, बल्ब का फॉर्मेशन। सुमिटेंट लीफ फेल, ठीक है, इस तरह के। डार्क कार्बन फिक्सेशन इन कैम्प प्लांट्स, ठीक है, एक डार्क कार्बन फिक्सेशन होता है, किस में होता है, कैम्प प्लांट में। ठीक है, कैम्प प्लांट जो होते हैं सैकुलेंट्स प्लांट होते हैं, जैसे पाइनएप्पल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये कैम्प प्लांट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं। अब बात आती है कि ये फोटोपीरियडिज्म जो होता है कितने प्रकार का होता है, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये होता है यहाँ पर, आप यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना की बार आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर हो सकता है कि आप लोगों से ये पूछ ले या फिर ये क्वेश्चन पूछ ले। देखो SDP क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। शॉर्ट डे प्लांट मैंने अभी बताया, ऐसे पौधे जिनको प्रकाश के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, उनको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। ठीक है, फ्लो एंड द डे लाइट इज लेस देन क्यूटिकल लेंथ, ये लिखा नहीं है इन्होंने, लिख दो यहाँ पर,
8 से 10 घंटा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है उनको। लॉन्ग डे प्लांट 12 घंटे से ज़्यादा जो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, ठीक है। डीएनपी प्लांट्स ऐसे प्लांट जिनको डू नॉट फ्लो इन द रेस्पॉन्ड टू द डे लाइट, मैंने पहले बताया जिनको प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, डू नॉट फ्लो इन द रेस्पॉन्ड टू द डे लाइट, ठीक है। प्रकाश से, दिन के प्रकाश से इससे कोई लेना देना नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ये क्लासीफाइंग मैंने आपको बता दिया, इसका यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डीएनपी प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन एक है, आपका क्वेश्चन एक है, लेकिन मैं उसको 3-4 क्वेश्चन बता देता हूँ, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है C4 प्लांट। बात कर लेते हैं C4 प्लांट्स की। C4 प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनमें कार्बन की 4 कंपाउंड पाए जाते हैं, उन्हें हम C4 प्लांट्स बोलते हैं। जैसे मेज है, शुगर कैन है, ठीक है, ये C4 प्लांट्स होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं C3 प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनके अंदर कार्बन के 3 कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? C3 प्लांट बोलते हैं। इसे फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, इसमें दिस इज कॉल्ड C3 साइकिल बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कार्बन 3 कंपाउंड। इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें कार्बन के 3 कंपाउंड बनते हैं। इसी जगह यहाँ पर C3 की जगह आप C4 भी लिख सकते हैं। फिर आप इसको डेफिनेशन करेंगे, दिस इज कॉल्ड C4 साइकिल, ठीक है, बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज ए C4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर कार्बन के 3 कंपाउंड बनते हैं और वहाँ पर कार्बन के 4 कंपाउंड बनते हैं C4 प्लांट्स में। इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स इन टू स्टेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में बनाने के लिए। इट विटली इन द लीफ ऑफ मीसोफाइल सेल, ठीक है। यह कहाँ पर होता है? मीसोफाइल की जो सेल होती है, पत्तियाँ वगैरह होते हैं, वहाँ पर ही घटित होता है। इसलिए इसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कैल्विन साइकिल किसे बोला जाता है? C3 प्लांट को बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, कैल्विन साइकिल C3 प्लांट्स को बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो C3 प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। C3 प्लांट्स ये देख लीजिए आप, वीट हैं, बार्ली है, राइस है, सोयाबीन है, ये C3 प्लांट्स हैं। मेज भी होता है, शुगर कैन, जो मेज नहीं होता है वो C4 प्लांट्स होते हैं। जैसे आपको सोयाबीन होगा, वीट हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ये आपका कौन से प्लांट है? C3 प्लांट्स है स्टूडेंट, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इनका एग्जाम्पल भी ध्यान रखिए। C3 plants are those plants which the fix the reduced inorganic carbon compound using the only C3 pathway in the photosynthesis, ठीक है। Most of the plants are C3 usually on dicot, ठीक है। मोस्टली जो ज़्यादा प्लांट होते हैं C3 होते हैं। बस आप देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, ओके। और ये एग्जांपल आप जरूर याद करें, वीट, बार्ली, राई, टोबैको, सोयाबीन, चीज, ओके, सब ये सब आप इसको एग्जांपल को याद करें ज़रूर। ये C3 प्लांट्स को मैंने बताया आपको। देखो, प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। अभी मैंने आपको बताया है C3 प्लांट्स के बारे में, ठीक है। ये आप देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस होता है द प्रोसेस विच द प्लांट्स कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है तो उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है भाई। लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा जब केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिंदी में डेफिनेशन है C3 प्लांट्स की। C3 पौधे में लगभग 90% झाड़ियाँ, पेड़ और पौधे शामिल होते हैं, जबकि C4 प्लांट में उन पौधों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंधेरे के में डार्क रिएक्शन में प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। जो डार्क रिएक्शन में प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें C4 प्लांट कहते हैं। इन पौधे में क्लोरोप्लास्ट द्विरूपी होते हैं और C3 की पौधों के विपरीत C4 पौधों की पत्तियों में जो क्राउंड शारीरिक संरचना होती है, ठीक है। इसे आप इंग्लिश में पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। C3 प्लांट जो द C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। C3 प्लांट कहाँ पर रिएक्शन करते हैं? डार्क रिएक्शन में होता है। C4 प्लांट यूज द C4 पाथवे हैच स्लैक पाथवे फ्रॉम द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। These plants are the cool season plants commonly found in the cool and wet areas. These plants are warm season plants commonly found in the dry areas.
ओके, जो C3 प्लांट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड सीजन में पाए जाते हैं, और जो C4 प्लांट होते हैं वे ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, सूखे क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग जरूर क्लियर कीजिएगा C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में। और ये रहा आपका C3 प्लांट्स में ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी, डिस्ट्रीब्यूशन, फोटोसिंथेसिस, CO2 फिक्सेशन, लीव्स, स्टोमेटा, इन्वायरमेंट, एडप्शन। लीव की स्ट्रक्चर की बात करें, पत्तियाँ ऐसी दिखती है इसके अंदर, ठीक है, मीसोफाइल वगैरह जो भी बताया था मैंने। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब देखो C4 प्लांट्स, दोज प्लांट्स, C4 पाथवे ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है, जिस ऐसा स्टूडेंट आप सिंपल से याद रखो, इसके सी क्या है, इसके 4 हैं, तो इसके आप कह सकते हैं कार्बन के 4 कंपाउंड भी इसके अंदर पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस जब हम कहते हैं तो उसके अंदर कार्बन के 4 कंपाउंड पाए जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, C4 प्लांट बोलेंगे। जिसके अंदर कार्बन के 3 कंपाउंड पाए जाएंगे उसे हम C3 बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप इसे याद रखें। यूजुअली ये मोनोकोट होता है, यानी कि एक बीजपत्री होता है, जबकि C3 क्या था, डाइकोट था, द्विबीजपत्री थे। तो ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। दे आर द ओनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल की बात करें तो C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल ग्रास होते हैं, ठीक है, जो ग्रास वगैरह होते हैं आप लिख सकते हैं, सोरगम होते हैं, मिलेट्स होते हैं, मेज होते हैं, और शुगर कैन होते हैं। ये C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट। ये इसके कैरेक्टर्स हैं, आप कैरेक्टर्स पढ़ना चाहते हो, इसकी विशेषताएँ हैं, हो सकता है कि अब की बार पूछ ले आपसे विशेषताएँ। देखो क्वेश्चन था C3 या C4 प्लांट्स, मैं आपको दोनों को क्लियर करा रहा हूँ, ताकि अब की बार आपके हो सकता है कि अब की बार आपसे C4 पूछ ले, C3 पूछ ले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता भी है क्वेश्चन। डिफरेंस बताइए, क्या होता है डिफरेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो डिफरेंस की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है मीसोफाइल में, ठीक है। C4 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, दोनों में होता है, मीसोफाइल सेल्स में भी होता है और बंडल सेल दोनों सेल में होता है। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर इज ए रूबिस्को। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्टेबल करता है, PEP कार्बोक्सी रिलीज करता है। इसके अंदर जो होता है करेंज एनाटॉमी संरचना होती है, इसके अंदर लीफ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो करनज कुछ ऐसे क्रोनोज एनाटॉमी संरचना यहाँ पर जो एब्सेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। 10 टेबल कार्बन के 3 कंपाउंड बनते हैं, यहाँ पर 4 कंपाउंड बनते हैं। इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसके लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसमें आप कह सकते थे इसमें कैल्विन रिएक्शन होती है, इसमें हैचली रिएक्शन होती है, ठीक है। तो और भी अंतर इसमें आप कह सकते थे, लेकिन अगर आपने इतना भी अंतर दे दिया तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। C3 प्लांट को एक्सप्लेन किया है, C4 प्लांट को एक्सप्लेन किया है। C3 और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आप सभी जानते हैं। द
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका ये है सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हम 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। सबसे पहले लिखा है कमेंट द ब्रीफली ऑफ द रोल ऑफ एलिमेंट्स इंसेंशनल इन द प्लांट ग्रोथ। पादप पोषण में आवश्यक तत्व की भूमिका पर क्या करना है, संक्षेप डालना है। देखो इंसेंशनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पौधे के लिए कितने होते हैं, पौधे के लिए 17 न्यूट्रिएंट आवश्यक होते हैं, ठीक है 17 हैं, जिसमें अंदर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे मैक्रो में आपका एन क्या आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आता है। माइक्रो में आपका जिंक है, बोरॉन है, कोलोजिन होता है, मोलिब्डेनम वगैरह होता है, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। बेनिफिशियल में आपको सोडियम होता है, सल्फर होता है, ठीक है आयरन होता है, ये सब होता है, सल्फर सोडियम है, सल्फर है, ये सब चीज़ें। तो इसमें हम देखेंगे, इसको हम पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, आप देख सकते हैं इंसेंशनल एलिमेंट है ये, ठीक है। इसमें आपका मिनरल न्यूट्रिशन होता है, जैसे आपका द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट्स इज नोन एज मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है और उसका एसिमिलेशन होता है न्यूट्रिएंट का, किसके द्वारा, पौधे के द्वारा। तो उसे हमें मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स नीड 17 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, पौधों की लाइफ साइकिल के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, ये सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए, ये 17 के 17 न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। यदि इनमें किसी भी प्लांट्स यानी इन न्यूट्रिएंट्स में से यदि किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर हो जाती है तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये किसने कहा था, अर्नाउंड एंड स्टॉक ने ये चीज़ें कही थी, ठीक है। कुछ एडिशनल 4 मोर एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम होता है, कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन होता है। ये स्पेशल पर्पज़ के लिए होते हैं, ठीक है। कुछ CH जो होता है नॉट मिनरल्स, ये मिनरल्स नहीं होते हैं। द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोइल। जो ये इस इन्हें जो आपका ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपको कहाँ से मिलते हैं, सोइल से मिलते हैं। जैसे CH कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपको बाहर से नहीं देने पड़ते, ये सोइल के अंदर से ही आपको मिलते हैं, यानी कि सोइल के अंदर ही ये पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा ये सब इस यहाँ पर लिखा भी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, NH4 की फॉर्म में होता है, NO3 की फॉर्म में होता है। और ये नॉन आयोनिक फॉर्म इसकी क्या होती है, CONH2 होती है, ठीक है। प्लांट्स जो होता है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, इस फॉर्म में लेता है। फास्फोरस को पौधा किस फॉर्म में लेता है, इस फॉर्म में। पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम को ऐसे लेते हैं, पोटेशियम किस तरह ये लेते हैं। और कैल्शियम को ये फॉर्म होते हैं, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की ये फॉर्म होती है, सल्फर की फॉर्म में लेते हैं। आयरन को पौधे फेरस सल्फेट की फॉर्म में लेते हैं, मैग्नीज को इस तरह से आप लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि इसमें लिखा है कि आपको नाइट्रोजन आप दे रहे हो, पौधे किस रूप में आप टेक कर रहा है। फास्फोरस दे रहे हो, पौधों से किस रूप में लेता है, फास्फोरस के रूप में लेता है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, सब कुछ आप इसको जरूर याद करें। उसके बाद आपका ये है जिंक, जिंक में ये देख सकते हो आप, कॉपर है, कॉपर को इस फॉर्म में बोरिक एसिड के फॉर्म में लेता है, बोरॉन को B3SO3 या H2BO3, मोलिब्डेनम, क्लोराइन, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। निकोलस ने प्रपोज दिया था फंक्शनल न्यूट्रिएंट का, ठीक है। एनी एलिमेंट्स दैट फंक्शन इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म वेदर या नॉट इट्स एक्शन इज स्पेसिफिक, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बताए थे कि जो आपका जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट आपका सोडियम है, कोबाल्ट है, वेनेडियम होता है और आपका सिलिकॉन होता है, ये आपके फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं। 17 न्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, मैंने जो अभी आपको बताई। आप इसमें भी ऐसे देख सकते हो आपका जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK जो होता है वो आपको मैक्रो में आता है।
सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। ठीक है। जो वाटर से मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मिनरल्स एलिमेंट है एकदम मैंली फॉर्म, जो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो ऊपर जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, आपका बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और निकल है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है उससे पौधे जो होते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, उसे हम मैक्रो बोलते हैं। जब हम पौधे को कम मात्रा में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसका न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो भाई। अमाउंट की रिक्वायर के आधार पर कहते हैं। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको बेसिक न्यूट्रिएंट, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। जैसे CH2 जो होता है बेसिक न्यूट्रिएंट होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने अभी आपको बताया है, सब ये सब मैंने आपको बता दिया। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया है, इसको टेरेस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फंक्शनल के बारे में मैंने आपको बताया अभी। तो ये आप लोग मोबिलिटी सोइल तो छोड़ दीजिए, मोबिलिटी इन प्लांट्स में आप देख सकते हो। ये सब है जो प्लांट्स के अंदर मोबिल मतलब जो मोबिलिटी रखते हैं। जैसे आपका NPK है, हाईली मोबाइल होता है। जिंक जो होता है मॉडरेट मोबाइल होता है।